Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This is the video by Legal Concepts, CSS, PMS and Law. Before starting our today's lecture, please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon so that you may get notified about new videos timely. So let's move towards our today's lecture. Our today's lecture is about contracts which need not to be performed. Section number 62 to section 67 of Contract Act 1872 of Pakistan deals with the contracts which need not to be performed. First of all, we will study the objective of the lecture to know about contracts which need not to be performed. आज हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से contracts होते हैं जिनकी performance बाद में ज़रूरी नहीं होती, या ऐसे कौन से हालात पैदा हो जाते हैं, या किन किन situations में एक contract की performance ज़रूरी नहीं होती. Effect of novation, recession and alteration of the contract. अब ये नोवेशन, रिसेशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ये ऐसी टर्म्स हैं और ये ऐसी सिचुएशंस हैं कि जब ऐसी सिचुएशंस पैदा हो जाएं तो फिर कॉन्ट्रैक्ट की जो ऑब्लिगेशंस होती हैं या फिर परफॉर्मेंस उसकी वो ज़रूरी नहीं होती. सेक्शन 62 इसे डील करता है. अब हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है. इफ़ द पार्टीज़ टू अ कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू सब्सटीट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट और टू रिसेंड और अल्टर इट, कि अगर जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ होती हैं या एक कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो पार्टीज़ होती हैं उनकी रजामंदी के साथ या वो एग्री हो जाएं जब सब पार्टी कि उस कॉन्ट्रैक्ट को अल्टर करके, चेंज करके या उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करके मतलब ख़त्म करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए, तो द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब जो पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी परफॉर्मेंस ज़रूरी नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि उसी को ऑल्टर करके नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया या फिर उसे ख़त्म करके नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया. तो नए वाले कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस होगी, पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस नहीं होगी. और ये सारा प्रोसेस जो है वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ की मर्ज़ी से होगा. अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ नोवेशन. नोवेशन क्या होती है. नोवेशन इज़ द एक्ट ऑफ सब्सटीट्यूटिंग अ वैलिड एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विद अ रिप्लेसमेंट कॉन्ट्रैक्ट. एक कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी मौजूदगी में अगर उसे रिप्लेस करके हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, सब्सटीट्यूट कर देते हैं उसको, तो वेयर ऑल द कंसर्न पार्टीज़ म्यूचुअली एग्री, और तमाम की तमाम कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ जो हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट में जितनी पार्टीज़ हैं जब वो एग्री हो जाएंगी, म्यूचुअली एग्रीमेंट उनका होगा टू मेक द स्विच, इस काम के लिए नोवेशन होने के लिए. मतलब नोवेशन का क्या मतलब है कि एक कॉन्ट्रैक्ट को ऑल्टर करके या उसकी रिप्लेसमेंट में एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है और जब तमाम पार्टीज़ इस पर म्यूचुअली एग्री होंगी तो फिर ये काम होगा और इसको कहते हैं नोवेशन. In most novation scenarios, one of the two initial contracting parties is replaced outright by an entirely new party, where the original party willingly agrees to forego any right originally afforded to them. कि अब जब नोवेशन के जो ऐसे सिनेरियोज होते हैं या फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि उनमें ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ जो हैं उनमें से किसी एक को रिप्लेस कर दिया जाए या किसी एक पार्टी को हटा के किसी न्यू पार्टी को एंटर किया जाए, और वो भी पहले वाली पार्टीज़ की मर्ज़ी से होना चाहिए. जितनी भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं सबकी मर्ज़ी से ही किसी भी पार्टी को रिप्लेस करके किसी न्यू पार्टी को एंटर किया जा सकता है. ये भी नोवेशन होती है. अब नोवेशन किस किस टाइप की हम लोगों ने पढ़ ली है कि किसी न्यू पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना, वो भी एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. जब एक नई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में आएगी तो फिर पुराने वाले की जगह पे रिप्लेसमेंट होके नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा विद न्यू कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़, या फिर पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करके नया बनाया जाए, उसमें ऐसी कुछ तब्दीलियाँ की जाएँ, ऑल्टरेशन की जाए उस कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो भी नोवेशन होगा. where the original party's willingness agree to forego any right originally afforded to them. और ये सारा जो मामला जितने भी होंगे ये ओरिजिनल जो पार्टीज़ होंगी उनकी विलिंगनेस जो है, उनकी विलिंगनेस भी इसमें शो होनी चाहिए, वो एग्री होनी चाहिए. Novations are most frequently used in corporate takeovers and the sales of business, के ये सेल परचेज़ के बिज़नेस में जो है इस तरह की नोवेशन के जो मामलात होते हैं ज़्यादातर बिज़नेस में होते हैं, या कॉर्पोरेट टेक ओवर्स जो होते हैं या फिर सेल्स एंड परचेज़ का बिज़नेस होता है उनमें ये ज़्यादातर मामलात पाए जाते हैं.
इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं कि सलमान ओज दाऊद ₹200 वाइल दाऊद इन रिटर्न ओज मलिक ₹200। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि सलमान ओज दाऊद, मतलब सलमान कर्जदार है दाऊद का, सलमान ने दाऊद को ₹200 देने हैं। वाइल दाऊद, अब दाऊद यहाँ पे किसी तीसरे बंदे का कर्जदार है और वो बंदा कौन है, मलिक। दाऊद इन रिटर्न ओज मलिक ₹200। अब यहाँ पर दाऊद ने मलिक के भी ₹200 देने हैं, मतलब सलमान ने दाऊद के देने हैं और दाऊद ने आगे मलिक के देने हैं। अब यहाँ पे नोवेशन किस तरह अप्लाई होती है, दिस ड्यू ऑफ डेप्ट ऑब्लिगेशंस मे बी सिंप्लीफाइड थ्रू आर नोवेशन, इसे नोवेशन के थ्रू सॉल्व किया जाएगा। अंडर द न्यूली डिज़ाइन पैराडिगम सलमान नाउ डायरेक्टली ओज मलिक ₹200। अब यहाँ पे क्या होगा कि दाऊद को रिप्लेस कर दिया जाएगा, दाऊद को इस कॉन्ट्रैक्ट से वैसे ही निकाल दिया जाएगा। दाऊद को साइड पे करेंगे तो सलमान डायरेक्टली क्यों ना मलिक को ₹200 दे दे, क्योंकि सलमान ने दाऊद को देने थे और दाऊद ने वही ₹200 आगे मलिक को भी तो देने थे। तो दरमियान से दाऊद को अगर निकाल दें तो सलमान डायरेक्टली ही क्यों ना मलिक को ₹200 दे दे। तो ये पुराने कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करके रिप्लेस करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया जिसमें कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ जो हैं वो तब्दील हुई हैं। तो सलमान यहाँ पे डायरेक्टली ओज मलिक ₹200 के मलिक को डायरेक्टली दे देगा, वाइल दाऊद इज़ इफेक्टिवली कार्व्ड आउट ऑफ द इक्वेशन इंटायरली, और दाऊद को यहाँ पे इस सिचुएशन से वैसे ही साइड पर कर दिया जाएगा या निकाल दिया जाएगा। नोवेशन ऑल्सो अलाउज फॉर पेमेंट स्टिपुलेशंस टू बी रीड्रॉन। अब नोवेशन में इन सब मामलात के अलावा पेमेंट की स्टिपुलेशंस भी हो सकती हैं। मतलब अब यहाँ पे नोवेशन कैसे होगी कि एक कॉन्ट्रैक्ट में आप पेमेंट की कुछ शराइत को तब्दील करते हैं या उनमें अल्टरेशन लेके आते हैं। पेमेंट स्टिपुलेशन इसी को कहते हैं कि पेमेंट की कुछ शराइत होती हैं। तो जब पहले एक कॉन्ट्रैक्ट था उसमें आप कुछ ऐसी चेंजिंग्स करते हैं जिसमें पेमेंट से रिलेटेड कुछ शराइत आप ऐड कर लेते हैं, तो फिर वो भी तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो नोवेशन इस सूरत में भी हो सकती है, एज लॉन्ग एज बोथ पार्टीज़ कम टू मीटिंग ऑफ माइंड। और इसमें जितनी भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ होनी चाहिए उनकी मीटिंग ऑफ माइंड होनी चाहिए। मीटिंग ऑफ माइंड का क्या मतलब होता है कि वो कोई भी जो आपके दरमियान एग्रीमेंट हुआ है उस पर सबकी म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए, सब राज़ी होने चाहिए रिगार्डिंग द रीडिफाइंड टर्म्स। रीडिफाइंड टर्म्स मतलब जो भी नई टर्म्स जो हैं उसमें रीडिफाइन की गई हैं या न्यू चीज़ें उसमें ऐड की गई हैं, उसके हवाले से सबकी जो है आपस में रजामंदी होनी चाहिए। नेक्स्ट टर्म इज़ व्हाट इज़ रेसेशन। रेसेशन क्या होता है? रेसेशन इज़ द वॉइडिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज लीगली बाइंडिंग। रेसेशन सिंपली जो है एक कॉन्ट्रैक्ट की का वॉइड होना जो है, या कॉन्ट्रैक्ट का वॉइड करार दे दिया जाना, उसको रेसेशन कहते हैं। द कोर्ट्स कैन फ्री नॉन लाइबल पार्टीज फ्रॉम देयर एग्रीड ऑब्लिगेशंस एंड व्हेन पॉसिबल will effectively seek to restore them to the position they were in before the contract was signed. अब इस कॉन्ट्रैक्ट में इसमें क्या हो सकता है कि यहाँ पर जो कोर्ट्स हैं, अदालतें जो हैं, यहाँ पर ये उनके ऊपर है कि वो चाहें तो उस कॉन्ट्रैक्ट को चला लें या चाहें तो उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दें। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो फिर वो दोनों पार्टीज़ को नॉन लाइबल करार दे सकती हैं, फ्री कर सकती हैं उनके ऑब्लिगेशन से, या फिर अगर पॉसिबिलिटी हो उसको कंटिन्यू करने की या फिर ऐसा कुछ पॉसिबल हो तो फिर वो उन पार्टीज़ को उनकी ओरिजिनल स्टेट में वापस भी लेके आ सकती हैं। मतलब उनके कॉन्ट्रैक्ट में जैसे वो पहले उस कॉन्ट्रैक्ट में थे वैसे उस कॉन्ट्रैक्ट में वापस आ जाएंगे और उनकी वही ऑब्लिगेशंस होंगी। हाउ रिसेशन वर्क्स। अब रिसेशन में होता क्या, हम ये डिस्कस करेंगे। रिसेशन इन्वॉल्व्स कैंसलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की कैंसलेशन होती है, कैंसिल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, एंड ट्रीटिंग इट एज दो इट नेवर एग्जिस्टेड बाय इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स इफेक्ट आर एलिमिनेटेड। अब जब एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वो कॉन्ट्रैक्ट कभी बना ही नहीं था, कभी हुआ ही नहीं था, और उसके जितने भी इफ़ेक्ट्स होंगे, आफ्टर इफ़ेक्ट्स होंगे, जितने भी उसमें मामलात होंगे वो भी एलिमिनेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ये रिसेशन होती है। टू रिटर्न ऑल द पार्टीज़ टू देयर ओरिजिनल स्टेट। अब यहाँ पे तमाम पार्टीज़ को उनके ओरिजिनल स्टेट में कैसे लाया जाएगा? मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है, किसी भी पार्टी के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, तो यहाँ पे अगर किसी भी पार्टी ने आपस में कोई एक दूसरे से लेन देन किया है ना किसी चीज़ का उस कॉन्ट्रैक्ट में होते हुए, तो फिर जब कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो गया तो वो चीज़ें भी उन्हें वापस करनी पड़ेंगी, रिटर्न करनी पड़ेंगी। अगर पैसे एक्सचेंज किए हैं आपस में या कोई और वैल्यूएबल थिंग एक्सचेंज हुई है आपस में तो वो भी उनको वापस करनी पड़ेगी, तब ही ये रिसेशन का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होगा।
Recession may be an option if there is proof that there was a material error in the contract. अब रिसेशन में क्या होगा, रिसेशन में ये भी हो सकता है कि जब कोई पार्टी ये प्रूव कर दे कि कॉन्ट्रैक्ट का जो मटेरियल है या जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट है उसमें किसी किस्म का मटेरियल एरर है, कॉन्ट्रैक्ट में किसी किस्म की गलती होना, या फिर जिस चीज़ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिस ऑब्जेक्ट पे हो रहा है उसी में कोई डिफेक्ट है किसी किस्म का। फॉर एग्जांपल कपड़े के ऊपर जो है कपड़े की ख़रीदो फ़रोख्त पे कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे अगर कपड़े में ही कोई फॉल्ट है तो फिर ये क्या होगा, मटेरियल एरर होगा और यहाँ पे रिसेशन हो सकती है, कैंसिल हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो चीज़ ही जब नकारा है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट को चला के क्या फ़ायदा। एविडेंस ऑफ फ्रॉड, म्यूचुअल एरर्स, लैक ऑफ लीगल एंड मेंटल कैपेसिटी, ड्यूरेस एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस और वन पार्टी नॉट फुलफिलिंग इट्स ऑब्लिगेशंस कैन ऑल्सो लेड टू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ टू बी वॉइड। अब इसमें ये बताया हुआ है कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, मतलब वॉइड मतलब लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होता या जिसका कोई वजूद ही नहीं होता, वो कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही गलत होता है। तो वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं। एविडेंस ऑफ फ्रॉड, अगर दोनों जितनी भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं उसमें उनमें से किसी ने फ्रॉड किया है, अगर फ्रॉड हो जाता है। म्यूचुअल एरर मतलब जितनी भी पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट में हैं वो तमाम की तमाम ही गलती पे हैं, उन सब की ही गलती है, तो भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड होगा। लैक ऑफ लीगल और मेंटल कैपेसिटी, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इलीगल है, मतलब शराब पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल शराब जो है वो पाकिस्तान में वैसे ही इलीगल है, इस पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते ही नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड होगा। तो यहाँ पे लीगैलिटी नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट में, ये भी वॉइड होगा। और मेंटल कैपेसिटी ना होना, किसी भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी की इतनी मेंटल कैपेसिटी नहीं है, वो मेंटली तौर पर इतना अच्छा है ही नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सके, या वो पागल है या फिर वो इनसेन है, मतलब उसको मेंटली तौर पे वो इतना अच्छा नहीं है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सके, तो इस सूरत में भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। ड्यूरेस एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, इसका मतलब है कि किसी भी पार्टी को ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया गया हो, ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसी को कहा गया हो कि ये मेरे साथ ये वाला कॉन्ट्रैक्ट करो, ये गन पॉइंट पे कहा गया हो, इसको कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। और वन पार्टी नॉट फुलफिलिंग इट्स ऑब्लिगेशंस, या फिर कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया है लेकिन कोई एक पार्टी जो है, दोनों पार्टीज़ में से या दो से ज़्यादा अगर पार्टीज़ हैं तो कोई पार्टी अगर अपनी ऑब्लिगेशंस या ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर रहा, अपनी जिम्मेदारियों को परफॉर्म करने में कोताही कर रहा है, तो ऐसी सूरत में भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड करार दे दिया जा सकता है। इसमें एक रिसेशन की एग्जांपल देखते हैं। रिसेशन इज़ कॉमन प्रैक्टिस इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़, कि जितनी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ करने वाली जितनी इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें ज़्यादातर ये रिसेशन के मामलात जो हैं वो इन प्रैक्टिस होते हैं, कॉमन होते हैं, ज़्यादा होते हैं। Companies that provide life, fire, auto and health cover have a right to rescind policies without court approval. अब यहाँ पे जो कंपनीज़ होती हैं वो अगर इस तरह की कोई भी इंश्योरेंस देती हैं किसी भी पॉलिसी पे या ऐसा कोई भी काम होता है, तो वो उन पॉलिसीज़ को कभी भी रिसिंड कर सकती हैं, ख़त्म कर सकती हैं विदाउट कोर्ट अप्रूवल, किसी अदालत के अप्रूवल के बग़ैर। क्यों कर सकती हैं, क्या ऐसी सिचुएशन होगी कि उनको ये रिमूव करना पड़े या ख़त्म करना पड़े। इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऐसा हो, दे कैन प्रूव डैट एन एप्लीकेशन वॉज सबमिटेड विद फॉल्स इंफॉर्मेशन, कि जब वो ये प्रूव कर सकें कि जिन के साथ उन्होंने ये इंश्योरेंस पॉलिसी की है उस बंदे ने अपना बायोडाटा ही या अपनी इंफॉर्मेशन ही गलत हमें सबमिट करवाई है, अगर वो ये प्रूव कर दें तो फिर वो इंश्योरेंस जो है वो उसे फ़ौरन ख़त्म कर सकते हैं। मतलब अगर हम लोगों ने किसी किस्म की कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खुलवानी है तो फिर हमें उसके लिए अपना बायोडाटा देना पड़ता है, और जब हम वो बायोडाटा ही गलत देंगे उन्हें बाद में पता चलेगा तो वो इस चीज़ को फ़ौरन ख़त्म कर देंगे। कंज्यूमर्स हु वांट टू फाइट दिस कैन देन टेक द डिसीजन टू द कोर्ट, और इस डिसीजन को अगर कोई पार्टी नहीं मान रही तो फिर उसको बाद में कोर्ट जाना पड़ता है अगर उनको लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ है। Promisee may dispense with or remit performance of the promise सेक्शन 63 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसे डील करता है। अब इसमें क्या बात लिखी गई है कि जो कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज़ के दरमियान हुआ है, एक प्रोमिसर है दूसरा प्रोमिसी है। प्रोमिसी कौन है, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया, जिसके साथ वादा किया गया है किसी परफॉर्मेंस का, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोमिसी जो है वो मे डिस्पेंस विद और रिमिट, माफ़ कर सकती है परफॉर्मेंस को। प्रोमिसर ने परफॉर्मेंस को परफॉर्म करना है, प्रोमिसी उसको माफ़ कर सकती है।
एवरी प्रोमिसी में डिस्पेंस विद और रिमिट होली और इन पार्ट। होली और इन पार्ट का मतलब है या तो सारी परफॉर्मेंस को ही वो माफ़ कर दे या फिर परफॉर्मेंस के कुछ हिस्से को वो माफ़ कर दे अपनी मर्ज़ी से। द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस की परफॉर्मेंस को मेड टू हिम जो कि उससे की गई थी, और मे एक्सटेंड द टाइम फॉर सच परफॉर्मेंस, या फिर ऐसा अगर कुछ होता है कि प्रॉमिसर जो है उसके पास टाइम फ़िलहाल ना हो परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने का, या फिर वो ऐसी कोई हालात पैदा हो जाते हैं कि परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा होता, तो यहाँ पे ये प्रॉमिसी के हाथ में होता है कि वो उसके टाइम परफॉर्मेंस का टाइम जो है वो बढ़ा सकता है कि इस टाइम पे परफॉर्मेंस करनी थी तो हो सकता है कि वो टाइम को एक्सटेंड कर दे, और मे एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ इट एनी सेटिस्फेक्शन विच ही थिंक्स फिट, या अगर परफॉर्मेंस हो ही नहीं रही तो हो सकता है कि वो उसके बदले में उस परफॉर्मेंस को माफ़ करके ऐसी कोई सर्विसेज उस बदले में ले ले कि जो कि उसको उसके लिए सेटिस्फेक्शन हो, वो सेटिस्फाई हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। What is promise? Section 2 of Contract Act of 1872 characterizes what promises are when somebody communicates his readiness to do or not to accomplish something he is said to make a proposition. Section 2 of 1872 इसे डील करता है। अब इसमें क्या बात बताई गई है कि प्रॉमिस होता क्या है, प्रॉमिस बनता कैसे है। जब एक पार्टी जो है किसी दूसरी पार्टी को अपने किसी काम के करने या ना करने की अपनी रज़ामंदी शो करवा रही है, ये कम्युनिकेट कर रही है किसी दूसरी पार्टी के साथ, जैसे एक पार्टी है वो दूसरी पार्टी को किसी काम के करने या ना करने का एतमाद दिलाती है कि मैं ये काम करूँगा या फिर मैं ये काम नहीं करूँगा, वो अपनी एक प्रोपोजिशन दे रहे हैं, ठीक है, या फिर वो किसी को कोई ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है, और फिर वो कह रहे हैं कि मैं ये काम कर दूँगा आपके लिए, वो उसकी एक प्रोपोजिशन होगी। अब प्रोपोजिशन प्रॉमिस कैसे बनती है? At the point when the other individual to whom the proposition is made acknowledges the proposition become a promise. कैसे proposition promise बनती है कि जब जिस बंदे को वो ऑफ़र या जिस बंदे को वो proposal या proposition की जा रही है, मतलब सेकंड पार्टी जो है जिसको की जा रही है, जब उसके इल्म में ये बात आ जाती है या उसको उस चीज़ के बारे में एक्नॉलेजमेंट होती है कि ये मुझे इस बारे में ऑफ़र कर रहा है, ये मेरे से इस बारे में ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है, जब उसको उस बारे में समझ बूझ होगी और वो समझ लेगा इस बात को और एक्सेप्ट भी कर लेगा उस बात को, तो फिर वो प्रॉमिस बन जाता है, क्योंकि उन दोनों के दरमियान में म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाता है, तो फिर वो प्रॉमिस बन जाता है। इसमें हम एग्जांपल देखते हैं। ए प्रोमिसेस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी। ए ने प्रॉमिस किया बी के साथ कि वो बी की पिक्चर को पेंट करेगा। बी आफ्टरवर्ड्स फॉरबिड्स हिम टू डू सो। बी बाद में उसे मना कर देता है कि तुम ये काम ना करो। अब ए इज़ नो लॉन्गर बाउंड टू परफॉर्म द प्रॉमिस। तो यहाँ पे ए की कोई ऑब्लिगेशन है ही नहीं, रह ही नहीं गई। जब बी ने ही ए को मना कर दिया उस काम को करने से, तो फिर बी ए की भी कोई ऑब्लिगेशन, कोई ड्यूटी नहीं है, वो किसी चीज़ के लिए लाइबल नहीं है। एक और एग्जांपल यहाँ पे, ए ओज बी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट अ सम ऑफ मनी। ए ने बी के पैसे देने थे, ए कर्जदार है बी का, उसने कुछ पैसे देने थे। द अमाउंट ऑफ विच हैज़ नॉट बीन एसर्टेन, जिसकी अमाउंट फिक्स्ड नहीं थी, अमाउंट के बारे में पहले से नहीं बताया गया था, पता ही नहीं था कि अमाउंट कितनी है, मतलब कुछ चंद पैसे थे जो उसने देने थे बी के। अब यहाँ पे ए क्या करता है, ए विदाउट एसर्टेनिंग द अमाउंट फिक्स किए बगैर गिव टू बी एंड बी इन सेटिस्फेक्शन देयर ऑफ एक्सेप्ट्स द सम ऑफ 2000 रुपीज़। ए क्या करता है यहाँ पे, चुप करके बी को 2000 रुपये दे देता है और बी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसकी सेटिस्फेक्शन हो जाती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। दिस इज़ डिस्चार्ज ऑफ द होल डेब्ट। यहाँ पे कर्ज़े का डिस्चार्ज हो गया, कर्ज़ा उतर गया। वट एवर मे बी इट्स अमाउंट, उसकी अमाउंट जो मर्ज़ी थी, जब बी ने ही एक्सेप्ट कर लिया, उसकी सेटिस्फेक्शन हो गई है, तो यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रेसेशन ऑफ द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 64 इसे डील करता है। अब हम पढ़ेंगे कि इसमें लिखा क्या हुआ है। व्हेन अ पर्सन एट हुज ऑप्शन अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइडेबल रिसेंड इट, ऐसा पर्सन जिसके हाथ में वो एक कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करार देना और उसको ख़त्म कर देना, मतलब वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करार दे सकता है और उसको रिसेंड कर सकता है, मतलब ख़त्म कर सकता है। द अदर पार्टी देयर टू नीड नॉट परफॉर्म एनी प्रॉमिस देयर इन कंटेंट इन विच ही इज़ अ प्रॉमिसर। तो जो दूसरी पार्टी होगी उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशंस, कोई ड्यूटी नहीं होगी,
वो आज़ाद है, वो कोई भी प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं करेगा जिसमें वो प्रॉमिसर हो, क्योंकि दूसरे बंदे ने उसे अवॉइडेबल करार देके उसे ख़त्म कर दिया है। द पार्टी रिसेंडिंग अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट शेल इफ़ ही हैव रिसीव्ड एनी बेनिफिट देयर अंडर फ्रॉम अनदर पार्टी टू सच कॉन्ट्रैक्ट रीस्टोर सच बेनिफिट सो फार एज मे बी टू द पर्सन फ्रॉम होम इट वॉज रिसीव्ड। और इस सारे मामले में जब वो दोनों पार्टीज़ जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में थी, जब मौजूद थी, तब अगर उन्होंने आपस में कोई लेन देन किया किसी चीज़ का, पहले ही उन्होंने आपस में एक दूसरे को पैसे दे दिए हैं एडवांस में, या एडवांस में कोई चीज़ उन्होंने एक्सचेंज की है, कोई वैल्यूएबल थिंग आपस में एक दूसरे को दी है, तो वो भी उनको वापस करनी पड़ेगी, रीस्टोर करनी पड़ेगी उससे जिससे उन्होंने ली थी। Obligation of a person who has received advantage under void agreement or a contract that becomes void। अब सेक्शन 65 इसको डील करता है। इसमें क्या बात है, इसमें हम लोगों ने ये पढ़ना है कि ऐसा बंदा जिसने किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई एडवांटेज या बेनिफिट दूसरे पर्सन से लिया था और बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट अगर वॉइड हो गया और वो ख़त्म हो गया, तो फिर उस बंदे की क्या ज़िम्मेदारी है। व्हेन एन एग्रीमेंट इज़ डिस्कवर टू बी वॉइड, जब एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, और व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, एनी पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड एनी एडवांटेज अंडर सच एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज़ बाउंड टू रीस्टोर इट। जब एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, एग्रीमेंट वॉइड हो गया, वो ख़त्म हो गया, तो फिर जब किसी भी पर्सन ने, कोई भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, उन्होंने आपस में कोई लेन देन किया है या फिर कोई एडवांटेज लिया है एक दूसरे से, तो फिर वो उन्हें रिस्टोर करेंगे, मतलब वापस भी करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ही उन्होंने वॉइड करार दे दिया, वहीं पे ख़त्म कर दिया, तो जो चीज़ें उन्होंने आपस में एडवांस में लेन देन किया था वो भी वापस होगा। और टू मेक कंपनसेशन फॉर इट, उनको कंपनसेशन भी इस बारे में जो है, इस मामले में उनको कंपनसेशन भी पे करनी पड़ सकती है टू द पर्सन फ्रॉम होम ही रिसीव्ड इट, उस पर बंदे को कंपनसेशन देनी पड़ सकती है जिससे उन्होंने बेनिफिट या एडवांटेज रिसीव किया था। इसमें एक एग्जांपल है कि ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू डिलीवर टू हिम 250 माउंट्स ऑफ राइस बिफोर द 1 मई। ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए ने वादा किया बी से कि वो उसे डिलीवर करेगा 250 चावल की बोरियां। कब? टाइम मेंशन है, टाइम क्या था? 1 मई से पहले, बिफोर 1 मई। अब यहाँ पे क्या होता है कि ए डिलीवरी तो करता है चावल की बोरियों की, लेकिन कितनी? ए डिलीवर्स 130 माउंट्स ओनली बिफोर द डे। 1 मई से एक दिन पहले वो चावल की बोरियों की डिलीवरी करता है, लेकिन 250 माउंट्स के बजाय 130 होती हैं, एंड नन आफ्टर, और उसके बाद वो करता ही नहीं है। बी रिटेन्स 130 माउंट्स आफ्टर द 1 मई। अब यहाँ पे जो बी है वो 130 बोरियाँ अपने पास रख तो लेता है, सेटिस्फेक्शन उसकी होगी, ये 130 बोरियाँ उसने अपने पास रख ली हैं, रिटेन कर ली हैं 1 मई के बाद। तो यहाँ पे ही इज़ बाउंड टू पे ए फॉर दैम, तो जितनी बोरियाँ उसने ली तो हैं ना, अपने पास रिटेन तो कर ली है ना, तो 130 बोरियों के लिए वो उसे पे भी करेगा। मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग और रिवोकिंग रिसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 66 इसे डील करता है। द रिसेशन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में बी कम्युनिकेटेड और रिवोक्ड इन द सेम मैनर एंड सब्जेक्ट टू द सेम रूल्स एज अप्लाई टू द कम्युनिकेशन और रिवोकेशन ऑफ अ प्रपोजल। जिस तरह एक प्रपोज़ल की कम्युनिकेशन की जाती है या फिर एक प्रपोज़ल की रेवोकेशन की जाती है, रेवोकेशन होता है ख़त्म कर देना, रोक देना उस चीज़ को, तर्क कर देना, तो जिस तरह एक प्रपोज़ल की रेवोकेशन या कम्युनिकेशन होती है, सेम उसी वे में किसी भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की रिसेशन भी होती है, उसको भी उसी तरह से कम्युनिकेट किया जाता है और उसी मैनर में उसे भी रिवोक किया जाता है, मतलब ख़त्म किया जाता है, रोका जाता है। Effect of neglect of the promisee to afford promisers reasonable facilities for the performance, सेक्शन 67 इसे डील करता है। अब हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या बात लिखी गई है। If any promisee neglects or refuses to afford the promiser reasonable facilities for the performance of his promise, the promiser is executed by such neglect or refusal as to any non-performance caused thereby। अब इसमें ये बात लिखी गई है कि अगर दो पार्टीज़ हैं, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, अब यहाँ पे प्रॉमिसर ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, किसके लिए? प्रॉमिसी के लिए। उसने प्रॉमिसी से प्रॉमिस किया कि वो ये काम उसके लिए करेगा। अब यहाँ पे कुछ ऑब्लिगेशंस प्रॉमिसी पे भी आती हैं, वो ये हैं कि उसने प्रॉमिसर को बताना है कि काम कैसे करना है, डिक्टेशन देनी है। अगर वो डिक्टेशन ही नहीं देगा या फैसिलिटीज़ ही नहीं प्रोवाइड करेगा उसे काम करने के लिए, या फिर उसे बताएगा ही नहीं कि काम कहाँ कहाँ करना है और कैसे कैसे करना है, तो फिर यहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन
नहीं होती प्रॉमिसर पे, वो इस चीज़ के लिए लायबल नहीं है, वो फ्री है, उसकी कोई गलती नहीं होती। और अगर इसकी वजह से नॉन परफॉर्मेंस होती है प्रॉमिस की, अगर परफॉर्मेंस होती नहीं है तो उसके लिए भी वो ज़िम्मेदार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ड्यूटी किसकी बनती है, कुछ ड्यूटी प्रॉमिस की भी है कि वो उसको हर बात के लिए आगाह करे, डिक्टेट करे। अगर वो नहीं करता तो फिर किसी भी चीज़ के लिए लायबल नहीं है प्रॉमिसर। इसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू रिपेयर बीज हाउस। ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए जो है उसने बी का हाउस रिपेयर करना था। अब यहाँ पर बी की ऑब्लिगेशन क्या थी कि बी नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूज टू पॉइंट आउट ए द प्लेसेस इन विच हिज हाउस रिक्वायर्स रिपेयर। बी ने यहाँ पर नेग्लिजेंस की, लापरवाही की, या फिर मना कर दिया सिरे से ही, क्या किस बारे में, कि उसने ए को बताया ही नहीं कि उसके घर के कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जो रिपेयर कराने हैं। उसने नहीं बताया, ये उसका काम बनता था कि उसका घर है वो बताए जाके ए को कि ये घर के हिस्से हैं, ये आपने रिपेयर करने हैं। उसने नहीं बताया, या उसने इस काम में नेग्लिजेंस की है। तो ए इज़ एग्जीक्यूटेड फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इफ़ इट इज़ कॉज्ड बाय सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूज़ल। तो अगर इसकी वजह से नॉन परफॉर्मेंस होती है, या ए अपना काम नहीं करता, या फिर उसकी बी ने उसे बताया नहीं है तो वो काम नहीं करता, या काम गलत हो जाता है, तो फिर यहाँ पे ए के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, ए की कोई जिम्मेदारी नहीं है इस काम में। दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.